हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी मास्टर और सभी भावी मास्टरनियों का ठीक है स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, डेली शाम 7 बजे मनोविज्ञान के बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। ठीक है साथियों, जितना बेहतर से बेहतरीन हो सकता है और जो भी भाई बहन ठीक है मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनका मैं एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाने दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को धैर्य के साथ में समझेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको आंसर करते जाना है और लास्ट में ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साथियों, पहला प्रश्न कह रहा है कि मिथ्या परिपक्वता का काल, ठीक है, मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। ठीक है, किस आयु को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए देखो किशोर अवस्था को कहते हैं, ऑप्शन बी शैशव अवस्था को, ऑप्शन सी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इन चारों में से सही हो जाएगा? किस आयु को मिथ्या परिपक्वता का काल कहते हैं? साथियों, मिथ्या परिपक्वता काल है या फिर आपसे पूछें कि छद्म परिपक्वता, ठीक है, मिथ्या परिपक्वता या फिर छद्म परिपक्वता, ठीक है, ये दोनों शब्द जो हैं वो एक ही है। ठीक है, मिथ्या परिपक्वता पूछें तो भी वही बात है, ठीक है, और छद्म परिपक्वता पूछें तो भी वही बात है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था रोस ने। ठीक है, किसने कहा था? रोस ने कहा था कि साथियों जो उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, अपनी जो उत्तर बाल्यावस्था होती है इसको साथियों रोस ने, ठीक है, मिथ्या परिपक्वता और छद्म परिपक्वता का काल होता है। ठीक है, कौन सी अवस्था? उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, किसने कहा था? तो ये कहा था रोस ने। ठीक है, अब देखो हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करें। ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था होती है, ये होती है 0 से लेकर के 6 वर्ष तक। ठीक है, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की जो आयु होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, और उसके बाद में 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था जिसको मिथ्या परिपक्वता और जिसको छद्म परिपक्वता का काल कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है, जिन भाई बहनों का आंसर डी आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा छद्म या फिर मिथ्या, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, किसने कहा था? तो ये कहा था रोस ने। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक अपनी पूर्व बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था जो है ये 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो रोस ने मिथ्या परिपक्वता या फिर मिथ्या परिपक्वता या फिर छद्म परिपक्वता कहा था किसको? उत्तर बाल्यावस्था को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई। ठीक है साथियों, मुझे अपनी क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि मैं कभी भी क्लास के अंदर नहीं कहता हूँ कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो या फिर क्लास को शेयर कर दो या फिर लाइक कर दो, कभी नहीं कहता हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं इन चीज़ों के आंकड़े देखता हूँ ना, ठीक है, तो कुछ कहने या फिर कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अवस्था में बालक अपनी समकक्षी वर्ग यानी कि पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य बनते हैं? अच्छा क्वेश्चन है और रीट लेवल 2 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, किस अवस्था के अंदर बालक जो है वो अपनी समकक्षी यानी कि पीर ग्रुप के, ठीक है, अपनी पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए देखो वयस्क अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, किस अवस्था के अंदर बालक जो हैं वो अपने समकक्षी यानी कि पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ये बन जाते हैं पूर्व बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु, साथियों 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था के अंदर बालक जो होते हैं ये अपने समकक्षी वर्ग यानी कि अपने ही आयु वर्ग के बच्चों के साथ में एक ग्रुप बना लेते हैं, इनकी पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं पूर्व बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन इनकी 4 नंबर जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? ठीक है, विकास की किस अवस्था को साथियों गैंग एज या फिर
टोली की आयु, ठीक है, टोली की आयु, ठीक है, गैंग एज या फिर टोली की आयु जो है ये किस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को, शैशव अवस्था को या फिर किशोर अवस्था को। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किस अवस्था को गैंग एज यानी कि टोली की आयु कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल्यावस्था की बात करें साथियों, ठीक है, किसकी, बाल्यावस्था को गैंग एज या फिर टोली की आयु कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था को चुस्ती की आयु, ठीक है, बाल्यावस्था को गंदी आयु, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल विकास की किस अवस्था के अंदर विधायकता की मूल प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है। साथियों विधायकता की मूल प्रवृत्ति या फिर विधायकता आएगा या फिर आएगा मौलिकता, ठीक है, विधायकता या फिर मौलिकता आएगा या फिर आएगा रचनात्मकता की प्रवृत्ति, ठीक है। तो देखो बाल्यावस्था को गैंग एज कहते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था को सुस्ती आयु कहते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था को गंदी आयु यानी कि ड्राइटी एज कहते हैं, और बाल्यावस्था के अंदर विधायकता की मूल प्रवृत्ति का गुण जो है वो पाया जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार जो है वो पूछा गया है कि विधायकता की मूल प्रवृत्ति बाल विकास की किस अवस्था के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो विधायकता की मूल प्रवृत्ति आपसे पूछें, टोली की आयु पूछें, गैंग एज पूछें, ठीक है, या फिर गंदी आयु पूछें, तो सही आंसर क्या होगा, बाल्य अवस्था होगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो रीट के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आपका गैंग एज पूछा है, ठीक है, तो बाल्य अवस्था ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बाल विकास की जो बाल्य अवस्था होती है उसको गैंग एज कहा जाता है, टोली की आयु जो है वो कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ जी साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा देना जो है वो प्रारंभ कर देना चाहिए। रीट लेवल 1 एग्जाम 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से, ठीक है, नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था तो नहीं होगा, ठीक है, शैशव अवस्था के अंदर बालक जो है वो नैतिक शिक्षा के बारे में नहीं जानता है। भाई देखो शैशव अवस्था जो होती है ये 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होती है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के बालक को क्या आप नैतिक शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। वो उसको जो है वो समझ नहीं होगी, शिक्षा जो है वो कहाँ से दोगे। तो प्रौढ़ावस्था नहीं होगा, शैशव अवस्था नहीं होगा, किशोर अवस्था भी नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा बाल्य अवस्था। और जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की है, ठीक है। किस अवस्था में बालक को सरल कहानियों के माध्यम से, ठीक है, नैतिक शिक्षा देना प्रारंभ कर देना चाहिए, तो ये बाल्य अवस्था के अंदर, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा बाल्य अवस्था के अंदर। रीट L1 का क्वेश्चन है और 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 2011 के बाद में 2025 के अंदर सपने की पूरी संभावना है और प्रत्येक क्वेश्चन साथियों अपने आप में अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई, हाँ जी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, और रीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, L1 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है जो 2022 का लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था अपने 23 जुलाई को, ठीक है, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, विकास का कौन सा आयाम जो है वो नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। ऑप्शन ए देखो भाषा विकास, नैतिक विकास। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, ठीक है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये दिया था कोहलबर्ग ने, ठीक है। सामूहिक विकास ये नहीं होगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। तो यहाँ पे नोम चॉम्स्की पूछा है तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भाषा का विकास, ठीक है। नोम चॉम्स्की से संबंधित जो आयाम है वो है भाषा विकास। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा नोम चॉम्स्की भाषा विकास, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि बोली जाने वाली भाषा, ठीक है, इसकी सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन सी है, ठीक है। बोली जाने वाली जो भाषा है इसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हिंदी के अंदर भी हम इसको पढ़ते हैं और यहाँ पर मनोविज्ञान के अंदर भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो भाषा जो बोली जाने वाली भाषा है इसकी सबसे छोटी इकाई है ध्वनि ग्राम, ठीक है। सबसे छोटी इकाई वैसे हम हिंदी के अंदर भी पढ़ते हैं तो वो भी ध्वनि होती है, ठीक है। तो बोली जाने वाली जो भाषा है लेकिन मुख्य रूप से
जिस बोली को हम, जिस भाषा को हम बोलते हैं, उसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका 3 नंबर वाला सही हो जाएगा, ध्वनि ग्राम। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला प्रश्न कह रहा कि निम्न में से कौन सा बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, इन चारों में से कौन सा जो है वो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है, एक बालक की, यानी कि एक चाइल्ड की डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, ये भी आपका जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम है 2013 के अंदर हुआ था, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो भाई, परिपक्वता, ये परिपक्वता बिल्कुल प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद में मैच्योरिटी, जिसको अंग्रेजी में इसको मैच्योरिटी कहते हैं, और ये जो है वो परिपक्वता जो होती है ये चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन बी कह रहा है कि अभिप्रेरणा, बिल्कुल मोटिवेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन जो है ये साथियों विकास के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद में स्वास्थ्य, बिल्कुल स्वास्थ्य तो करेगा, स्वास्थ्य के बिना एक बालक का जो शारीरिक विकास है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य ये बिल्कुल प्रभावित करता है। और इसके बाद में हम बात करें लंबाई और वजन की, तो ये जो है, ठीक है, ये अपना जो है वो स्वास्थ्य के अंदर, यानी कि शारीरिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो लंबाई और वजन जो है ये भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, देखो अगर कोई भी बालक जिसकी अपन में हम देखते हैं कि कोई जो है जिसकी हाइट जो है वो कम होती है, ठीक है, जो जिसकी मतलब ऊंचाई जो है क्या होती है, कम होती है, क्या उसका भाषा विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऊंचाई और वजन का, ठीक है, क्या कोई व्यक्ति जो है वो पतला है तो उसका, ठीक है, उसकी भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो लंबाई और वजन जो है, ठीक है, इसका भाषा विकास से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। भाषा विकास के संदर्भ में अगर आपसे पूछें तो करना है लंबाई और वजन। ठीक है, लंबाई और वजन का भाषा विकास के साथ में कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है साथियों, इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको रीट के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, रीट के मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वहाँ पे विभिन्न जो अपनी संस्थानें हैं, कोचिंग संस्थान है, उनकी टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा वो दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, ठीक है, बायो के अंदर, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है, बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन भाई। साथियों अगला प्रश्न कह रहा कि दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का शब्द भंडार जो है वो कितना हो जाता है, यानी कि एक बालक जो है वो जब 2 वर्ष का होता है तब तक वो कितने शब्दों को ग्रहण कर लेता है, इनके कितने शब्दों का भंडार जो है वो उसके अंदर हो जाता है। ऑप्शन ए देखो, 300 शब्दों का, 200 का, 100 का या फिर 250 का। साथियों दूसरे वर्ष के अंत तक एक बालक के शब्दों का जो भंडार है वो हो जाता है 300 शब्द। ठीक है, बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन भाई साहब ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरे वर्ष के अंत तक एक शिशु का, ठीक है, जो शब्द भंडार है वो हो जाता है 300 शब्द। ठीक है, कितना साथियों, 300 शब्द हो जाता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, 300 शब्द। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा कि हाँ जी, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है, रीट लेवल 1 एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, मनुष्य जीवन यानी कि एक मानव का जीवन जो है वो प्रारंभ होता है, ठीक है, 2 कोष से, केवल एक कोष से, कई कोषों से, या फिर कोई कोष नहीं होता है। ठीक है, देखो साथियों, एक मनुष्य का जो जीवन, ठीक है, लाइफ जब स्टार्ट होती है तो वो होती है सिर्फ और सिर्फ एक कोष से। ठीक है, एक जो कोष है उसके अंदर, ठीक है, यानी कि 46 गुणसूत्र जो है वो एक कोष के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र जो है वो एक कोष के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, मनुष्य का जीवन जो है वो हमेशा एक कोष से, ठीक है, प्रारंभ हो जाता है, और इसके अंदर जो है वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। ठीक है, देखो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन भाई, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि मनोवृत्तियों के विकास के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। ठीक है, मनोवृत्तियों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन जो है, कौन सा विकल्प जो है वो यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव जो है वो पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी कहना कि मनोवृत्तियाँ,
ठीक है, वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से नहीं। ठीक है, अध्यापक इनके विकास में बालक की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी, भावात्मक विकास का इसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्तियों का मतलब हो गया कि मन के अंदर उठने वाले जो भाव, ठीक है, जो भी एक बालक के मन के अंदर जो भाव उठ रहे हैं, ठीक है, उसको हम मनोवृत्तियाँ कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है वो मनोवृत्तियों के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखो, मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव जो है वो पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य, जिस बालक का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक है, उसको ज़्यादा गुस्सा आएगा, उसको ज़्यादा जो है वो क्रोध आएगा। तो यहाँ पर मनोवृत्तियों के विकास पर शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव तो पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, मनोवृत्तियाँ वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं, वातावरण से नहीं। साथियों, वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है, दोनों की भूमिका है। ठीक है, वंशानुक्रम कैसे, अगर किसी के माता पिता को अगर ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, तो उसका जो बच्चा होगा ना, ठीक है, उसको भी ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे वंशानुक्रम तो प्रभावित होता है, और साथ ही साथ जैसे वातावरण में बच्चे का विकास होता है, ठीक है, उसी प्रकार से उस वातावरण का भी एक बालक की मनोवृत्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण यहाँ पे दोनों सही है। बी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे मनोवृत्तियों को लेकर सही नहीं है, क्योंकि मनोवृत्तियों के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव भी पड़ेगा और वातावरण का भी पड़ेगा। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो मनोवृत्तियों के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा कि गामक विकास, ठीक है, जो भी अपने हाथ पैरों से जो भी काम करती है, ठीक है, खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, साइकिल को चलाना हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी है गामक विकास। ठीक है, तात्पर्य मांसपेशियों के विकास तथा पैरों के उचित उपयोग से है। रीट L2 का क्वेश्चन है, 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो गामक विकास का सीधा संबंध किससे होता है, शारीरिक शक्ति और गति से होता है। ठीक है, किससे होता है भाई, शारीरिक शक्ति और गति से होता है। तो इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 के अंदर, पूछा जा सकता है 2025 के अंदर। ठीक है, तो गामक विकास से तात्पर्य क्या होता है, मांसपेशियों की क्या शक्ति और हाथ पैरों की गति। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। साथियों, अगला प्रश्न देखो, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष पथ, ठीक है, अप्रत्यक्ष पथ समस्या का उपयोग जो है वो किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है प्रौढ़ों के लिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष पथ पूछाएं, अप्रत्यक्ष पथ पूछाएं तो ये पे हो जाएगा प्रौढ़ों के लिए, यानी कि दूसरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष पथ अगर कहीं पे आ जाएं तो ध्यान रहे उसका प्रयोग जो है वो प्रौढ़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि बालक में, ठीक है, बालक में पैरों के कौशल संबंधी विकास का प्रारंभ होता है। ठीक है, दोनों हाथों का समान रूप से प्रयोग करने से, मात्र सीधे हाथ का अधिक उपयोग करने से, उल्टे हाथ का अधिक प्रयोग करने से, या फिर दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का जो है वो अधिक प्रयोग करना। तो बालक में पैरों की, ठीक है, पैरों के कौशल संबंधी जो विकास है ये प्रारंभ होता है क्या, दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का जो है वो अधिक उपयोग करना। तो आपका यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, दूसरे हाथ की अपेक्षा एक हाथ का जो है वो अधिक प्रयोग करना। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही स्थिति के मध्य, ठीक है, एक ही स्थिति मध्य घटना पर मौजूद व्यक्तियों के स्विंग हो गए। ठीक है, माना कि कहीं पर जो है वो सड़क के ऊपर एक एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई एक घटना। ठीक है, तो वहाँ पर मौजूद जो व्यक्ति होंगे उनके स्विंग जो है वो किस प्रकार के होंगे। ठीक है, देखो किसी का स्विंग इस प्रकार का होगा कि उसको जो है वो कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, दूसरे को लगेगा कि यार बहुत जो है वो गलत हो गया। ठीक है, किसी के लग गई
तो ये जो है वो संवेग है, और वहाँ पर मौजूद व्यक्तियों के जो संवेग होंगे ये हमेशा साथियों भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। एक ही स्थिति मध्य घटना पर मौजूद जो व्यक्तियों के संवेग होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, देखिए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था जो है वो कौन सी है। ठीक है, थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2013 के अंदर कि एक बालक के, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर के, इनकी एक भाषा के विकास को लेकर के मुख्य योगदान, ठीक है, देने वाली संस्था जो है वो कौन सी है। तो मुख्य संस्था भाषा के विकास में हमेशा कौन सी होगी, परिवार होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कहीं से भाषा सीखते हैं तो वो अपने परिवार से सीखते हैं, क्योंकि परिवार के अंदर जिस प्रकार की बोली जो है वो बोली जाएगी, जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे उसका अनुकरण करते हैं और वैसी ही भाषा जो है वो सीख जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो योगदान देने वाली जो मुख्य संस्था होती है वो अपना परिवार होती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है। ठीक है, वैसे सूर्य बच्चे के साथ में नहीं चलता है, बच्चा ऐसा मानता है कि सूर्य जो है वो मेरे साथ साथ चलता है। यानी कि हम जब बचपन में थे तब हम भी यही चीज़ मानते थे कि सूर्य जो है वो अपने साथ में चल रहा है, इनकी सूर्य जो है वो मेरा कोई पर्सनल मित्र है जो कि मेरे साथ साथ चल रहा है। ठीक है, उसके मुड़ने का अनुकरण करना, जैसे ही बच्चा मुड़ेगा वो सूर्य भी जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे को ऐसा लगता है। ठीक है, बच्चे की बात को सुनता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो मेरी क्या करता है, बात को भी सुनता है। ठीक है, ये कथन बालक के किस गुण के लक्षण को और इंगित करते हैं। ठीक है, ये लक्षण होता है साथियों, क्या ये लक्षण हो जाएगा यहाँ पे क्या आपका, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मैं छोटा करना चाहूँगा क्योंकि चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका दिख नहीं रहा है। ठीक है, हाँ जी, ये इतना ही छोटा होगा भाई। ठीक है, देखो तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं इसके अंदर सजीव चिंतन का जो गुण है वो पाया जाता है, क्योंकि जब बालक जो है वो छोटा होता है तो वो प्रत्येक चीज़ को, ठीक है, प्रत्येक वस्तु को क्या करता है, जो निर्जीव वस्तु है उसको सजीव समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर सजीव चिंतन जो है वो पाया जाता है। किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो ये सोचता है कि ये क्या है, सजीव है। ठीक है, माना कि अगर हम कोई जैसे कोई लोहे की वस्तु भी टकरा रही होती है तो भी बच्चा सोचता है कि इसके जो है वो लग जाएगी, हालांकि वो तो लोहे की वस्तु थे, लेकिन बच्चे के अंदर जो है वो सजीव चिंतन जो है वो पाया जाता है, इसलिए वो निर्जीव वस्तु के साथ में भी ये सोचता है कि ये वस्तु जो है वो सजीव है। ठीक है, तो यहाँ पे सजीव चिंतन आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल से हो जाएगा, सजीव चिंतन की प्रक्रिया। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि मादा युग्मक या अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। ठीक है, मादा युग्मक या फिर अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। एक मादा की बात हो रही है साथियों, यहाँ पे मादा युग्मक की बात हो रही है, तो मादा युग्मक के अंदर हमेशा XX गुणसूत्र, ठीक है, जिसको हम विज्ञान के अंदर भी पढ़ते हैं। ठीक है, XX गुणसूत्र, और नर की बात करें तो नर के अंदर जो है वो XY गुणसूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आपसे मादा का, तो मादा के अंदर केवल जो है वो केवल कौन से, केवल अपने X गुणसूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, मादा के अंदर साथियों केवल और केवल X गुणसूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नर की बात करूँ तो नर के अंदर XY गुणसूत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन वैसे विज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा गया था कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बच्चे या फिर बच्ची का, यानी कि लड़का या फिर लड़की का निर्धारण जो है वो किया जाता है। ठीक है, माता के द्वारा, पिता के द्वारा, दोनों के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों हमेशा लड़का होगा या फिर लड़की होगी, इसका निर्धारण जो है वो हमेशा पुरुष के द्वारा, यानी कि पिता के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो आपका यहाँ पे पूछा है मादा का, तो बी ऑप्शन से होगा केवल X गुणसूत्र। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन भाई साथियों,
अगला प्रश्न कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि और विकास के संकेतक जो हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, विकास की प्रक्रिया के दौरान वृद्धि यानी कि ग्रोथ और विकास यानी कि डेवलपमेंट के जो संकेतक होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, सिद्धांत कहलाते हैं, मील का पत्थर, परिपक्वता या फिर अधिगम। तो ये मील का पत्थर कहलाते हैं। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास के संकेतक जो हैं वो क्या कहलाते हैं, तो ये भाई कहलाते हैं मील का पत्थर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, मील का पत्थर कहलाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन भाई। हाँ जी साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत, ठीक है, प्रारंभ 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, ये किस सिद्धांत के आधार पर ये कहता है कि 4 से 5 वर्षों के अंदर, ठीक है, बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि प्रारंभ जो है वो 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है, तो ये कहता है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न और बढ़िया प्रश्न है, और ये आपके थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम होता है 2013 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि 1909 में प्रथम बाल निर्देशित, ठीक है, क्लिनिक का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया गया। ठीक है, 1909 के अंदर साथियों, 1909 के अंदर प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का जो निर्माण है ये किया गया था, किसके द्वारा, ये किया गया था विलियम हिल्ली के द्वारा। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, विलियम हिल्ली के द्वारा प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का जो निर्माण है ये कहता विलियम हिल्ली ने। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि ने देखो बालक के प्राकृतिक विकास पर, ठीक है, बालक के प्राकृतिक विकास के ऊपर सर्वाधिक बल जो है वो किसने दिया है। ठीक है, एक बालक के प्राकृतिक विकास के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर जो है वो किसने दिया है। ठीक है, मोंटेसरी, सेगुइन, वर्क या फिर बिनेट। तो ये दिया किसने, ये दिया है मारिया मोंटेसरी ने। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मोंटेसरी। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है और बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव को विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है। ठीक है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम के ऊपर जो है वो बल दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मनोविश्लेषणवाद के अंदर। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवक्ता पूछें आपसे तो करना है सिगमंड फ्राइड। ठीक है, सिगमंड फ्राइड के द्वारा साथियों, सिगमंड फ्राइड ने अपना मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, सिगमंड फ्राइड ने। और बाल विकास की कितनी अवस्थाएं, वहाँ पे 5 अवस्थाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है इस मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्ता हैं या फिर प्रवर्तक हैं, तो ये हैं सिगमंड फ्राइड। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो साथियों कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि यानी कि देखने की और श्रवण यानी कि सुनने की इंद्रियां जो हैं वे पूर्ण विकसित हो जाती हैं, तो ये हो जाती हैं लगभग जब बालक 8 या फिर 9 वर्ष का, ठीक है, 8 या फिर 9 वर्ष का जब बालक होता है तब तक उसके जो हैं वो सुनने और देखने की यानी कि दृष्टि और श्रवण इंद्रियां जो हैं ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं 8 या फिर 9 वर्ष की अवस्था तक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 या फिर 9 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा कि देखो तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास एक बालक की किस आयु के अंदर होता है। ठीक है, तर्क करना, किसी भी वस्तु के बिना देखे उसके बारे में जो है वो सोचना। ठीक है, जिज्ञासा यानी कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानने की इच्छा। ठीक है, ये कैसे है, क्यों है, ठीक है, किस प्रकार से है। और निरीक्षण शक्ति, ठीक है, निरीक्षण शक्ति का विकास जो है ये किस आयु के अंदर होगा, तो ये होगा 11 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 वर्ष तक की आयु में एक बालक के अंदर तर्क करने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति और जिज्ञासा और निरीक्षण की शक्ति का जो विकास है ये हो जाता है 11 वर्ष तक की आयु तक। तो इस क्वेश्चन का देखो ये रीट लेवल 1 का क्वेश्चन है जो 2016 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, 11 वर्ष तक की आयु तक। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन और ये है आज का क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो मुझे उम्मीद है कि सभी शिक्षक जो है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि
वातावरण व बाह्य शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया था? ये रीट लेवल 1 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, वातावरण व बाहरी शक्ति हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनएसटी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इन चारों में से एक आंसर होगा जो आपको कमेंट करता है। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।